एक बेसिक टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है सूत्र निर्माण करना। बच्चों के अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि वो जब रसायन का टॉपिक पढ़ते हैं तो उनको बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मूले मिलते हैं। फॉर्मूले को देखते हैं तो उनको रीड करने का उनके पास में उसको किस तरह से रीड किया जाता है, किस तरह से उसको हम लोग लिखेंगे, क्या उसका रहता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम रहती है। केमिस्ट्री को समझने में ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करता हुआ टॉपिक है अपना फॉर्मुलेशन किस तरह से करेंगे। तो क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ये इसलिए पढ़ना जरूरी है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं। उन कंपाउंड्स, उन यौगिकों के अंदर उनके फॉर्मुलेशन के तरीके भी अलग है। आईयूपीएसी सिस्टम ने उनके नामकरण के तरीके अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए उनके अंदर फॉर्मुलेशन को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम लोग एक बार एग्जांपल देखें NaCl का, तो NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड। फिर हम लोग एक एग्जांपल देखें CH4 का, तो CH4 का एग्जांपल देखोगे आप तो उसके अंदर आपको मिलेगा उसका नाम मीथेन। अब आईयूपीएसी सिस्टम ने उसका नाम मीथेन दे दिया, जबकि वहां पर अगर NaCl के अकॉर्डिंग नाम लिखे तो कुछ और नाम बनना चाहिए था। तो बच्चे के अंदर जो दिमाग में कंफ्यूजन चलता है, या कभी एग्जाम्पल करते हैं अपन NaCl, कभी कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर Cl2 लगाना पड़ता है। तो ये है। या फिर अगर इनऑर्गेनिक के अंदर और हम लोग कंपाउंड देखें उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित, तो K4FeCN6, अब वहां पर K4FeCN6 इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों बना होगा, तो उससे संबंधित अपने को इसके बारे में देखना है फॉर्मुलेशन किस तरह से बनता है। टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसके अंदर फॉर्मुलेशन को हम लोग समझ सकते हैं आसानी से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो कंटिन्यूस इसके साथ में बने रहिएगा। सूत्र निर्माण, तो फॉर्मूला केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला इस बेस पर डिपेंड करता है कि कंपाउंड किस प्रकार का है। अगर हम लोग यौगिकों के बारे में समझे, कंपाउंड मतलब यौगिक किस तरह के, किस प्रकृति के यौगिक बनते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो बंध के आधार पर यौगिकों के जो प्रकार बता रखे कि बंध के आधार पर यौगिक हमारे पास में 3 प्रकार के बनते हैं। एक प्रकार तो बनते हैं आयनिक प्रकार के यौगिक, दूसरे प्रकार के बनते हैं अपने पास में सहसंयोजक प्रकार के यौगिक, और तीसरे प्रकार के यौगिक अपने पास में बनते हैं उपसहसंयोजक प्रकार के यौगिक। अब हम लोग अगर देखें कि आयनिक प्रकार के यौगिक बनते हैं, अगर बंध इनमें फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से इसके अंदर बॉन्डिंग होती है। आदान प्रदान इसके अंदर करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। इसके अंदर अगर बॉन्डिंग देखें उपसंयोजक यौगिकों के अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग प्रकार के यौगिक बनते हैं तो उनके नोमेनक्लेचर, नामकरण का अलग अलग तरीका होता है। अगर हम आयनिक यौगिक देखें तो आयनिक यौगिकों के अंदर जो यौगिक बनते हैं, सपोज अपने पास में NaCl है, ये एक आयनिक यौगिक है। इसको और ब्रीफली हम लोग आगे समझेंगे। तो NaCl जो है, इसके अंदर इसका नामकरण लिखने का क्या तरीका दिया गया, इसके नामकरण का तरीका दिया गया है कि अगर हमारे पास में कोई आयनिक यौगिक जिसके अंदर प्लस और माइनस आवेश रहता है, वो किस तरह से बनता है। तो सोडियम, अगर हम लोग संयोजकता देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक देखिए, ये यौगिक किस तरह से बना है उसको देखिए, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। 11 के अनुसार इसके अंदर Na जो रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली कक्षा के अंदर 2 है, उसके बाद में L में 8 है, और आउटर जो है M के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और जब इसका ये वाला अष्टक का जो नियम रहता है कि बाहरी कोश के अंदर अपना अष्टक पूर्ण करना का प्रयास हर यौगिक, हर तत्व करता है। यहाँ पर जो ये तत्व रहता है अपना अष्टक पूरा करने का मतलब ये है कि इसके आउटर सेल जो है वो L वाला हो जाएगा। इस L में अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके पास में M सेल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने की आवश्यकता होती है। तो इसको निकाल देता है, इसको इस इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, M वाला, तो M सेल का इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो इसका नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है Na प्लस, उसको हम लोग कहेंगे, और 2, 8, 1 वहां से गायब हो गया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। और अगर इसने क्लोराइड के साथ में यौगिक बना, क्लोरीन के साथ में यौगिक बना रखा, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। इसके अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8 और 7। अब वापस वही अष्टक नियम, कि अष्टक नियम के अनुसार इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसके बाहरी कोश में 7 ही है। 7 है तो एक और ग्रहण करके ये 8 कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है वही इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है। तो वही इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, तो नया कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2, 8 और 8, जो अष्टक नियम के अनुसार बन गया। अब यहाँ पर
क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, Na के ऊपर प्लस आया है और क्लोरीन के ऊपर माइनस आया। अभी हम लोग इसको ये समझे कि इसके ऊपर प्लस माइनस किस तरह से आया है, एक बार और क्लियर कर ले। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसलिए इसके ऊपर प्लस आया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसलिए इसके ऊपर माइनस आया। अब फॉर्मुलेशन करते समय क्या होता है एक्चुअल में कि फॉर्मुलेशन करते समय इसका जो प्लस रहता है और इसका जो माइनस रहता है, इन दोनों का आपस में एक दूसरे से गुणा करते हैं हम लोग, क्रॉस गुणा करते बोलते हैं इसको। जब हम लोग इसके अंदर क्रॉस गुणा करते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है NaCl, दोनों की संख्या एक है लेकिन एक संख्या को हम लोग लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर बन जाएगा NaCl। और NaCl लिखने के बाद में इसके अंदर आता है इसका नाम किस तरह से लिखा जाए। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड लिखे, अगर मैंने इसको बदल के लिख दिया, इस तरह से लिख दिया NaCl Na लिख दिया, अब Cl Na लिख दिया तो नाम क्या होगा। तो एक्चुअल में क्या हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन समस्याओं के लिए ये है कि आईयूपीएसी सिस्टम करता है कि प्लस वाले को आगे ही रखना है और माइनस वाले को पीछे रखना है, इसलिए Cl Na तो बनेगा ही नहीं, लिखेंगे नहीं हम लोग। हाँ, समझने के लिए जरूर लिख सकते हैं कभी उसको, लेकिन एज ए फॉर्मूला हम लोग उसको NaCl लिखेंगे। और लिखते समय इसका नाम जो धन वाला जो रहेगा उसका नाम अपने को आगे ही लिखना है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि क्लोराइड सोडियम, ऐसा नहीं होगा। हमें हमेशा प्लस वाला जो यौगिक रहेगा उसका नाम आगे लिखना है और माइनस वाला जो यौगिक रहेगा उसका नाम हमें पीछे की साइड पर लिखना है। और अगर वह एकल संयोजी एलिमेंट है, एकल संयोजी अगर वो आयन है तो उसके नाम के पीछे अपने को फिर आइड प्रत्यय अपने को उसके अंदर लगाना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर अगर उसको लिखेंगे अपन तो आइड उसके अंदर लिखना पड़ेगा। अब सपोज इसका नाम किस तरह से लिखेंगे, इसका नाम अपने को सामान्य लिखना है, जो प्लस वाला रहेगा इसका नाम सामान्य लिखना है और माइनस वाले का नाम लिखकर उसके नाम के पीछे एक उपयुक्त आइड लगाएंगे हम लोग। तो जैसे कि NaCl, तो अब इसका नाम बन जाएगा अपने पास में Na का मतलब हो गया सोडियम, सोडियम एज ए एलिमेंट तत्व के रूप में उसका नाम ले लिया तो अपने को इसका नाम सोडियम ही लिखना है। और Cl है तो Cl के नाम अपने को यहाँ पर एज ए क्लोरीन है लेकिन यहाँ पर अपन लिखेंगे क्लोराइड, तो यहाँ पर इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। और दूसरे एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो दूसरे एग्जाम्पल में भी इसी तरह से होगा। अगर हम लोग देखें कि मैग्नीशियम है या कोई और कंपाउंड है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं और उनके नामकरण करेंगे तो थोड़ा सा और उसका हम लोग डिटेल आगे की साइड पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं और इनको दूसरे यौगिकों के ऊपर देख लेता हूँ, ये किस तरह से बने, इनकी संयोजकता किस तरह से आई है, प्लस एक ही आया या दो आ सकते हैं या तीन आ सकता है, क्लोराइड कभी तीन हो सकते कभी दो हो सकते हैं, तो ये क्यों होते हैं उसको हम इन टॉपिक्स को समझकर हम लोग आगे की ओर पढ़ लेते हैं। ये भी बेसिक है। तो सहसंयोजक यौगिक मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से रिलेटेड है और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से रिलेटेड जो भी यौगिक बनते हैं मोस्टली इसके अंदर जो कंपाउंड है वो है हाइड्रोकार्बन वाले। हमारे पास में 9th से लेकर अगर हम लोग इसको समझे तो हाइड्रोकार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, उसके बाद में यौगिक बनते हैं। और उनके अंदर नामकरण का जो तरीका है वो आईयूपीएसी सिस्टम ने जो दिया है, मेथेन एथेन वो वाले सिस्टम जो है उसके अनुसार ही हम लोग प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग नामकरण करेंगे। जैसे कि CH4 है तो ये CH4 किस तरह से बना हुआ है, कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 के अकॉर्डिंग, परमाणु क्रमांक 6 के अकॉर्डिंग 2 and 4, तो आउटर सेल में 4 है। अब ये क्या करता है, अपने आउटर सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अपने बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर रहते हैं और इसके साथ में हाइड्रोजन जो रहता है वह इस तरह से शेयरिंग करके बॉन्डिंग करता है। तो शेयरिंग करके बॉन्डिंग जब करता है तो इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध में जो यौगिकों के नामकरण के तरीके दिए हैं आईयूपीएसी सिस्टम ने, उस आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार अपने को मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन करके उसके नामकरण को पढ़ना रहता है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार के यौगिक जो अपने पास में है वो है उपसंयोजक यौगिक। तो उपसंयोजक यौगिकों के अंदर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई थी, साझेदारी हुई थी। यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की, जैसे कि अपने पास में एक सिंपल सा यौगिक हो गया K4Fe(CN6). अब ऐसे जब कंपाउंड दिखते हैं बच्चे को तो वो देखता है कि ये क्या है, ये किस तरह के यौगिक होंगे। तो अब ऐसे भी कंपाउंड अगर मिलते हैं अपने को तो इन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का तरीका एक मैंने ही एक आगे की पीछे की साइड पर एक अपना टॉपिक बना रखा था, उपसंयोजक यौगिक करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर इनके नामकरण के पूरे डिटेल तरीके हैं। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने उसमें लिखी है और डिटेल भी उसमें समझाया है, तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसके अंदर नामकरण का तरीका रहता है कि जो समन्वय मंडल रहता है, समन्वय मंडल के बाहर का जो यौगिक होता है
बाहर इधर की साइड पर जो तत्व होता है या समूह है तत्वों का, तो उसको हम लोग धनात्मक मंडल कहते हैं, और इधर की साइड पर ऋणात्मक मंडल अगर होगा तो लिखेंगे अपन। वैसे इसके अंदर धनात्मक मंडल है, और ये पूरा का पूरा जो इस तरह से ब्रैकेट रहता है, इस ब्रैकेट को हम लोग उपसंयोजक मंडल कहते हैं। तो नामकरण लिखने का तरीका होता है कि धनात्मक मंडल जो रहता है, जैसे NaCl का नाम लिखा, उसी तरह से इस धनात्मक मंडल वाले तत्व का नाम अपने को सामान्य लिखना होता है, संख्यात्मक रूप से नहीं लिखना होता है। तो जैसे इसका नाम है यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम 4 है, लेकिन अपन 4 नहीं लिखेंगे या टेट्रा ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। उसके बाद में इस समन्वय मंडल में नाम लिखना होता है। तो समन्वय मंडल में पहले नाम हमको लिगेंड्स का लिखना होता है। लिगेंड्स क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, ये टोटल अपने को उपसंयोजक कंपाउंड का यौगिक जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक बना रखा है, उसके अंदर आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को पहले लिगेंड्स की संख्या का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिगेंड्स की संख्या 6 है, तो उसको हम लोग हेक्सा लिखते हैं। और CN मतलब यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड है, इसलिए इसको साइनो लगाकर हम लोग लिखते हैं, हेक्सा साइनो। फेरेट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि फेरेट इसलिए लिखते हैं कि धनात्मक मंडल है, या यूं कह सकते हैं कि इस समन्वय मंडल के ऊपर अगर धनात्मक मंडल नहीं होता तो माइनस आ जाता, इसकी वजह से हम लोग फेरेट लिखते हैं। उसके बाद में फेरेट अगर ऋणात्मक है ये समन्वय मंडल तो 8 लगाना पड़ता है, पता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी समन्वय उपसंयोजन संख्या निकालनी पड़ती है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग जो है रोमन लेटर के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है 2, वो हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसकी +1 है 4 संख्या में ये है, इसकी -1 है 6 संख्या में ये है, जब ये और निकलेगी एवरेज निकलेगा इसका, तो यहाँ पर पोटेशियम सॉरी आयरन की समन्वय संख्या निकलेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी 2, तो उसको हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और रोमन अंक के अंदर लिखेंगे। तो ये इस यौगिक का नामकरण हुआ है, ये नामकरण हुआ है उपसंयोजक यौगिकों का। तो मेरे कहने का मतलब यूँ है कि 3 प्रकृति के यौगिक है। अगर आपको इस तरह से कार्बन वाले फॉर्मूले मिलते हैं, या कुछ ऐसा ही नहीं कि कार्बन है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाले कंपाउंड अगर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोगों को उसके नाम जो दिए गए हैं वही नाम लिखने पड़ते हैं। अगर आयनिक यौगिक है तो उसके नामकरण का तरीका, वो यौगिक बनते इस तरह से, और उनके नामकरण का तरीका ये है कि धनात्मक जो वाले जो यौगिक रहते हैं उनको हम, धन वाले जो तत्व होते हैं उनको आगे की साइड लिखते हैं, ऋण वाले तत्वों को पीछे की साइड पर लिखते हैं, और धन वाले तत्वों को हम लोग सामान्य नाम लिखते हैं, ऋण वाले तत्व के नाम के पीछे आइड लगाते हैं। अब ये धन वाले तत्व किस तरह से है, ऋण वाले किस तरह से है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग इसको समझे तो वो किस तरह से वहां पर फिट होते हैं। और कभी तो हम लोग सोडियम के लिए लिखते हैं NaCl, फिर हम लोग अगर सोडियम का ऑक्साइड बनाते हैं तो लिखते हैं Na2O। फिर अगर आप लोग दूसरे किसी, जैसे कि सोडियम का अगर नाइट्राइड बनना है तो Na3N लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला किस तरह से बना है उसको हम लोग जस्ट अगले वाले टॉपिक में इसी के अंदर समझ रहे हैं। तो अब कंपाउंड बनाते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग देखेंगे, तो पीरियोडिक टेबल की इस तरह से स्थिति रहती है। मैंने हल्का सा खाका खींचा है इसका, कि जैसे कि अपने पास में पहले जो वर्ग है, इस वर्ग की संयोजकता को अगर ऑक्सीकरण अवस्था को अगर हम लोग +1 माने, +1 होती है, दूसरे की +2, उसके बाद में बीच वाले डी ब्लॉक होते हैं, उन डी ब्लॉक को अगर हम लोग हाइड करते हैं भी, क्योंकि इनकी परिवर्तित संयोजकता ये दर्शाने वाले तत्व होते हैं। फिर बाद में हम लोग अगर 13वां वर्ग देखते हैं इधर की साइड पर, 2 तो ये हो गए, 1 2, उसके बाद में 10 ये हो गए तो 12, उसके बाद में 13वां 14 15 16 17 और 18 वर्ग आवर्तसानी के अंदर होते हैं। तो 13वें वर्ग के अंदर अगर हम लोग देखें, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3, कार्बन वाला जो परिवार रहती है, परिवार रहता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 आप लोग मान सकते हैं। मोस्टली +4 में कंपाउंड अगर बनाते हैं जब वो इधर वालों के साथ में यौगिक बनाता है, और जब इसके यौगिक इधर वालों से बनते धातुओं के साथ में, तो ये फिर माइनस में भी यौगिक बना सकता है। उसके बाद में नाइट्रोजन वाला देखिए, तो नाइट्रोजन की -3, अब हम लोग माइनस की ओर आए, -3 -2 -1 और 0, 18वां वर्ग जिसको हम लोग शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट में याद रखने का तरीका रहता है कि किस तरह से तत्व, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास में तत्व हैं, और जैसे कि पोटेशियम है या सोडियम है या लिथियम है, तो अब तत्व बदल रहे हैं लेकिन उनकी ऑक्सीकरण अवस्था एक ही बदल रही है, तो एक ही रह रही है। तो अगर हम लोग कहेंगे सोडियम के साथ में क्लोराइड है तो उसका NaCl, अगर पोटेशियम के साथ में रहेगा तब भी उसका क्या रहेगा, KCl ही रहेगा, सिंगल संख्या रहेगी। अब किस तरह से बनने इसके फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मुलेशन बनने का तरीका ये रहता है कि जो एक कोई भी एक प्लस वाला एलिमेंट रहता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को +x मान लेते हैं अपन, और दूसरा अगर हम लोग देखें कि दूसरा एलिमेंट है जो ऋण वाला है, तो ऋण वाले को अगर हम लोग -5 मानते हैं, तो फॉर्मुलेशन करने का आयनिक यौगिकों के अंदर ये तरीका रहता है कि इसकी जो संख्या है, ये यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण संख्या है,
इस ऑक्सीकरण संख्या का हम लोग क्रिस क्रॉस गुणा करते हैं। इधर का इसके नीचे की ओर आएगा और इसका इसके नीचे की ओर आएगी, सिर्फ संख्या आएगी, आवेश नहीं आएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा My और Bx, My/Bx। जैसे अगर हम लोग इसको इसमें इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके अंदर इंप्लीमेंट करने पर सपोज अपने लिया सोडियम, अब इसका ऑक्सीजन के साथ में फॉर्मूला करना है। तो सोडियम की ऑक्सीजन अवस्था +1 है जो अपने को यहाँ पर मिल रही है, ऑक्सीजन जो यहाँ पर है और इसकी ऑक्सीजन अवस्था -2 है, तो हमने -2 लिखा। अब फॉर्मूला करते समय हम लोग इसकी ऑक्सीजन अवस्था का नंबर जो रहता है एक दूसरे के सामने क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना Na2O, जो हमारा फॉर्मूला बन गया है Na2O। ये Na2O इसको हम लोग लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम इसलिए क्योंकि ये प्लस वाला था, इसका नाम साधारण लिखना था, और पीछे वाले का नाम को हम लोगों को ऑक्साइड आइड प्रत्यय लगाना होता है, तो ऑक्साइड बन जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें अगला फॉर्मूला कि सोडियम, जैसे एक फॉर्मूला ये हुआ था, उसी तरह से अगर अपने पास में मैग्नीशियम ले लेते, मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ में अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, सपोज ऑक्सीजन ले, तो मैग्नीशियम के साथ अगर ऑक्सीजन लिया तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन अवस्था +2 है, जो यहाँ पर है मैग्नीशियम उसकी ऑक्सीजन अवस्था +2 है, और ऑक्सीजन -2, अभी उन्होंने पहले से देखा था -2 है। अब इसका फॉर्मूला जब बनता है तो इसका फॉर्मूला बनाने का तरीका ये है कि इसका 2 इसके नीचे आएगा और इसका 2 इसके नीचे आएगा, तो बनेगा Mg2 and O2। लेकिन अगर दोनों कटने वाले होते तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, वो फॉर्मूला बन जाता है MgO, और MgO बनता है तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम, और पीछे की साइड पर इसका नाम होगा ऑक्सीजन है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नामकरण हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें और भी फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं हम लोग। कैल्शियम ने अगर नाइट्रोजन के साथ बना रखा तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और नाइट्रोजन की -3, ये -3 है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 15वें वर्ग का है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है। तो इसका फॉर्मूला बनाते समय ये एक दूसरे की क्रॉस में जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा Ca3 और N2, कैल्शियम की ऑक्सीजन अवस्था इसके नीचे आ गई, और इसका नाम आ जाएगा यहाँ पर Cl का नाम पहले लिखना पड़ेगा अपने को, कैल्शियम, और उसके बाद में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए अपने को लगाना पड़ेगा नाइट्राइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ में नाइट्राइड बनेगा। तो ये होता है फॉर्मुलेशन का एक तरीका जो आयनिक यौगिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और हमारे पास में फॉर्मूला कुछ भी आए हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा और तरीका है जिसके अंदर अपने पास में मूलक होते हैं, उन मूलक से अपने को नामकरण करना रहता है। तो मूलक के लिए तो आयनिक यौगिकों का नामकरण हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखे थे, वो सिंगल परमाणु से रिलेटेड थे, मतलब कि अपने पास में Na सिंगल था, उधर की साइड पर ऑक्सीजन था, तो वो तत्वों से रिलेटेड आयनिक यौगिक थे। उनके नामकरण का तरीका वही है, उसमें आपको धन वाले की ऑक्सीजन अवस्था ऋण वाले के नीचे ले जानी, ऋण वाले की ऑक्सीजन अवस्था धन वाले के नीचे ले जानी। अगर संख्या बराबर है, कटने योग्य है, तो हम लोग उसको काट सकते हैं, नहीं तो जैसा है वैसा का वैसे संख्या लिख देंगे, और उसके बाद में धन वाले के नाम सामान्य से लिख देंगे और ऋण वाले के नाम के पीछे आइड लगा देंगे। अब हमारे पास में ऋणात्मक, अगर आपने हम लोग देखते हैं जैसे कि एक फॉर्मूला हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो अब ये कहाँ से आ रहा है, ये आयनिक यौगिक होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि कुछ ऐसे और भी कंपाउंड है वो इस तरह से होते हैं कि उनके अंदर वो मूलक से बनते हैं, ऋणात्मक मूलक से बनते हैं। मूलक इसको कहते हैं कि परमाणु का समूह जिसके ऊपर आवेश लगा रहता है वो मूलक कहलाते हैं। धनात्मक मूलक भी हो सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक मूलक जिनसे हम लोग ज्यादा मात्रा में कंपाउंड देखते हैं, तो धनात्मक में भी है अपने पास में। जैसे धनात्मक मूलक की अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट धनात्मक मूलक रहता है अपने पास, और वो रहता है NH4+। इसको पढ़ते हैं हम लोग अमोनियम, ऐसे अमोनियम ही पढ़ना पड़ता है। फिर उसको यहाँ पर अपने पास में ऋणात्मक जो मूलक है SO4 इसको सल्फेट पढ़ते हैं, ऑक्सीजन अवस्था इसकी -2 होती है। NO3- तो इसको नाइट्रेट पढ़ते हैं, यहाँ पर नाइट्रेट पढ़ना होता है इसको। OH- हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, कार्बोनेट है, इसकी यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था लिख रखी है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लेना, क्योंकि इसका फॉर्मुलेशन करते समय इनका यूटिलाइज अपने को करना पड़ेगा। फास्फेट है, PO4 3- है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन अवस्था भी 3- है। सल्फाइड है, ये पहले सल्फेट था, अब सल्फाइड है। उसके बाद में नाइट्राइट है, अब नाइट्राइट है, ये पहले नाइट्रेट था, एक नाम हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था नाइट्राइड। तो एक तो होता है नाइट्राइट, एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइट। तो ये तीनों ही चीजें अपने को ध्यान में रखना है कि किस तरह से बनती है,
ठीक है, एक बार मैं एग्जांपल इसको और समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब फॉर्मुलेशन करने का वही तरीका बताया था आपको कि पहले हम लोग फॉर्मुलेशन के का तरीका रहेगा प्लस वाले के साथ में अगर हम लोग किसी ऋण वाले का फॉर्मूला बना रहे तो फॉर्मूला जो रहेगा वो इस तरह से एक दूसरे के क्रिस्टल हो जाएगा, एम वाई और बी एक्स हो जाएगा, और संख्या ही जाएगी, आवेश नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये बनता है, और धन वाले का नाम पहले लिखेंगे, ऋण वाले का नाम हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल अपने पास में सपोज कि हमने सोडियम के साथ में कंपाउंड बनाया, सोडियम का कंपाउंड बनाया अपनों ने SO4 2 माइनस के साथ, आवर्त सारणी में प्लस वाले का माइनस के साथ। तो सोडियम के ऊपर प्लस है और इसके ऊपर 2 माइनस है, तो फॉर्मुलेशन का वही तरीका है कि इसका 2 जो रहता है वो नीचे आ जाएगा और SO4 जो रहेगा वो रहेगा। इसके टोटल के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, लेकिन 1 लगाने की जरूरत नहीं, 1 इसकी ऑक्सीजन अवस्था है, उसको लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, 1 को नहीं लिखते, इसलिए हमारा फॉर्मूला बनता है Na2SO4, और नामकरण वही रहेगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का ये तरीका रहता है, सोडियम सल्फेट इस तरह से बनता है। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है आवर्त सारणी के अंदर, जितने भी एलिमेंट जो प्लस वाले, जैसे कि एल्यूमिनियम लिया अपने, और एल्यूमिनियम के साथ में अपने बना दिया कार्बोनेट का CO3 2 माइनस। यहाँ पर ऑक्सीजन को कार्बन की साइज के बराबर लिखना पड़ता है क्योंकि ये कार्बोनेट है, इसमें कार्बन भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इससे पहले वाली आवर्त सारणी में आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना कि कौन कौन से एलिमेंट किस किस वर्ग में आते हैं, जिस वर्ग में है उसके अनुसार उसकी ग्रुप की अपनों ने ऑक्सीजन अवस्था लिखी है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन अवस्था इस तरह से बनेगी, +3 और कार्बोनेट की 2 माइनस है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है Al2CO3 और थ्राइस, ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम, और इधर की साइड पर हो जाएगा कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट करके इसका नाम बनेगा इसका। तो इस तरह से प्लस और माइनस वाले जो बने मूलक अगर रहते हैं तो मूलकों का भी नामकरण कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग प्लस वाले का भी समझ सकते हैं कि प्लस वाला मूलक है तो उसका नामकरण किस तरह से बनता है। जैसा कि अपने पास में प्लस वाला मूलक है, धनात्मक मूलक है अमोनियम, NH4+, ये अमोनियम है। इसका अगर हम लोग क्लोराइड से फॉर्मूला बना रहे हैं तो ये बनता है NH4, इस टोटल के ब्रैकेट में लिख लो, जो मूलक होता है उसको ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, और क्लोराइड माइनस, दोनों की 1 संख्या आ जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि 1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है NH4Cl, और NH4 का नाम हम लोगों को लिखना होता है, जो धनात्मक मूलक होते हैं इसके नाम के पीछे प्रत्यय लगाते हैं EM, तो इसका नाम हो जाता है अमोनियम, और Cl का नाम होता है यहाँ पर क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड बनते हैं। और अगर अमोनियम के साथ में NH4+, इस NH4+ ने अगर कार्बोनेट के साथ में सल्फाइड के साथ फास्फेट के साथ, सपोज हम लोग लिख देते हैं फास्फेट, तो फास्फेट के साथ अगर फॉर्मूला बना रहा तो NH4 और फास्फेट का यहाँ पर 3 है तो वो 3 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद फास्फेट का, और इस तरह से यहाँ पर इसकी संख्या 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ये दोनों ही मूलक प्रकृति के हैं।